जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग यूपीपीजीडी एग्जाम 2005 का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स और बिफोर इज दैट इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के कौन से वर्क में ये लास्ट वर्ड है? ठीक है, केसर, मैकबेथ, हैमलेट, लियर। आप सबको पता है हमारे मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ये सब इनका ग्रेट ट्रेजेडीज है। ओके, जो कि HOKM। इसमें एक ऑथिलो भी आता है। ठीक है, ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है। तो इसमें से कौन सा है जिसमें ये लास्ट लाइन मेंशन किया गया है? ठीक है, सो एंड द राइट आंसर इज हैमलेट। हैमलेट में ये लास्ट लाइन दिया गया है, द रेस्ट इज साइलेंस व्हेन हैमलेट दैट इज द हीरो ऑफ द प्ले। हैमलेट का जो प्ले है इसमें हैमलेट हीरो है। ठीक है, सो ही वॉज ऑन ही डेथ बेड, वो मरने की बेड पर है। एंड ही स्पोक दिस वर्ड्स टू होरेशियो, उसने होरेशियो से कहा, हिज फ्रेंड इन द प्ले हैमलेट। ओके, एंड इट इज एक्ट 5 सीन 5। ठीक है, सो इसमें एक्ट 5 सीन 5 में ये वर्डिंग्स कही गई है, द रेस्ट इज साइलेंस। ओके, और किसने कही है? हैमलेट ने कही है। ठीक है, और किसके साथ कही है? तो होरेशियो, जो कि उसका फ्रेंड था। किसका? हैमलेट का। ओके, नेक्स्ट, The iambic pentameter implies which one of the following? Iambic pentameter जो है इसमें से कौन सा होगा? 5 syllables in the pattern unstressed stressed, 5 syllables in the pattern stressed unstressed, the pattern stressed unstressed repeated 5 times, the pattern unstressed stressed repeated 5 times. And the right answer is 5 syllables in the pattern unstressed stressed. तो pattern क्या है? 5 syllables रहेंगे, but पहले अनस्ट्रेस्ड रहेगा और उसके बाद स्ट्रेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इन iambic pentameter each foot has 2 syllables of which the first is unaccented but the second is accented. If there are 5 feet in a line it would be known as iambic pentameter. Okay, so next देखते हैं, which work was left incomplete because of Hemingway's sudden death? That means Hemingway जी का incomplete work कौन सा था? Islands in the Stream, Immovable Feast, The Garden of Eden, The Dangerous Summer. And the right answer is The Garden of Eden. The Garden of Eden इनका unfinished work है। ठीक है, क्या है? unfinished work due to sudden death. Okay, he could not complete The Garden of Eden because he shot himself with his gun. उन्होंने क्या किया था? अपने आप को गन शॉट किया था 1962 पे। ओके, सो इस वजह से इनका ये इनकम्प्लीट वर्क रहा। The following work is not associated with Matthew Arnold. अर्नल्ड जी का इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? कल्चरल एनवायरमेंट, डोवर ब्रिज, थीसिस, एम्पोडिकल्स ऑन एटना। एंड द राइट आंसर इज कल्चर एंड एनवायरमेंट। कल्चर एनवायरमेंट जो है अर्नल्ड जी का लिखा हुआ नहीं है, बट डोवर ब्रिज, थीसिस जो कि एलर्जी है, अगेन एम्पोडिकल्स ऑन एटना, ये तीनों की तीनों ही हमारे अर्नल्ड जी की लिखी गई है, जो कि बहुत फेमस, बहुत बड़े क्रिटिक्स थे। ठीक है, जो क्रिटिसाइज करते थे सबको। ओके, तो उनका लिखा हुआ डबल ब्रिज है, फिरसिस है, अगेन एम्पोडिकल्स ऑन एटना है। ठीक है, ही रिफ्लेक्टेड ऑन द इमोर्टल एटीट्यूड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पीपल। ओके, थीसिस जो एक एलर्जी है जो कि आर्थर हक क्लब के लिए है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, थीसिस क्या है, किसके लिए है? ओके, किसकी डेथ पे लिखा गया है? तो आर्थर हक क्लब के लिए। ओके, नेक्स्ट, द वेस्टलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। वेस्टलैंड कब पब्लिश किया गया था? 1922, 1932, 1942, 1912. राइट आंसर इज 1922। 1922 में वेस्टलैंड पब्लिश किया गया था। इट वॉज रिटन बाय T.S. Eliot. ओके, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश इन द ईयर 1922. इट इज़ अ सिम्बॉलिक बुक ऑन द मॉडर्न लिटरेचर, यानी मॉडर्न पीरियड को दर्शा रहा था। ठीक है, मॉडर्न लिटरेचर को दर्शा रहा था। तो इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1922. ओके, नेक्स्ट, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ। लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड किससे एसोसिएटेड है? विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड द राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। द लेक डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विथ वर्ड्सवर्थ हु वाज अ रोमांटिक पोएट। तो लेक डिस्ट्रिक्ट किससे रिलेटेड है? वर्ड्सवर्थ जी से, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। ठीक है, नेक्स्ट, एसेज ऑफ विलिया। एसेज ऑफ विलिया इज फुल ऑफ डिडक्टिव सर्मोनाइजिंग, practically autobiographical fragments, remarkable for their terse and aphoristic style, satirical and critical. एसेज ऑफ विलिया क्या है? ये चार्ल्स लैम्ब जी का लिखा हुआ ऐसे कलेक्शन है। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब जिन्हें प्रिंस ऑफ एसेज कहा जाता है ना, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट।
इनका लिखा हुआ एसेज ऑफ इंडिया है जो कि 1823 में पब्लिश हुआ था। ओके, 1823 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट लास्ट एसेज ऑफ इंडिया 1833 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ठीक 10 साल बाद। ओके, तो ये क्या है इसमें से? राइट आंसर इज प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स। एसेज ऑफ इंडिया में उन्होंने अपने ही बारे में लिखा है, ठीक है, अपनी ही कहानी को उन्होंने दर्शाया है, इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स कहा गया है कि हर एक पार्ट में उन्होंने, हर एक पीसेज में उन्होंने टुकड़ी करके अपनी जिंदगी को दर्शाया है एसेज ऑफ इंडिया में। ओके, मीन्स ही इज हिमसेल्फ इज सब्जेक्ट, ओके, ऑफ एसेज ऑफ इंडिया। इसीलिए चार्ल्स लैम्ब वाज अ रोमांटिक राइटर, वो एक रोमांटिक राइटर थे हु रोट ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। He kept his name Elia in all his essays. So उन्होंने नाम सुडोनिम क्या दिया था? एलिया दिया था अपने वर्क का। ओके, नेक्स्ट मिल्टन सैम्सन एगोनिस्टिस इज। मिल्टन जी का सैम्सन एगोनिस्टिस क्या है? एलिजी है, ओड है, क्लासिकल एपिक है, क्लासिकल ट्रेजेडी है। मिल्टन हमारे कोर्स में नहीं है, स्टिल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड द आंसर इज क्लासिकल ट्रेजेडी। सैम्सन्स एगोनिस्टिस इज ए क्लासिकल ट्रेजेडी विच टेल्स अबाउट सैम्सन्स दैट the work has a perfect unity of time, place and action, found as usual in Greek tragedies. Okay, next, good fences make good neighbors. These lines occurred in which of the Frost poems? Okay, so and the options are witches, mending wall, road not taken, two tramps in mud tune. ये जो लाइन है good fences make good neighbors, ये कोटेशन है, ये हमारी फ्रॉस्ट जी के कौन से पोएम में है? ठीक है, एंड द राइट आंसर विल बी मेंडिंग वॉल। ओके, ये आप कैसे याद रखेंगे? फेंसेस मीन्स जो वॉल टाइप होता है। ओके, तो इस फेंस वर्ड से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा मेंडिंग वॉल को। ओके, इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि गुड फेंसेस में गुड नेबर्स जो है किसका मीन्स सेंटेंस है, किसका ये वर्डिंग है, तो इट विल बी द मेंडिंग वॉल। ओके, this line has been taken from the poem Mending Wall, composed by Robert Frost. He was one of the most famous American poets of 20th century. 20th century के famous American poet थे कौन? Robert Frost. Okay, next, जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था। Okay, now which of the following is the work of Ezekiel? Ezekiel जी का कौन सा इसमें वर्क है? Time of Change, Rough Passage, Summer, none of these. And the right answer is Time of Change. टाइम ऑफ चेंज जो है किसका लिखा हुआ है? एजिकाइल जी का लिखा हुआ है। ओके, टाइम ऑफ चेंज। एजिकाइल वाज द क्रिटिक एंड रोट ए टाइम ऑफ चेंज। वो क्रिटिक भी थे, एट द सेम टाइम उन्होंने लिखी थी टाइम ऑफ चेंज। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज। मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था? शेक्सपियर की जो प्ले था मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था? कॉर्डेलिया, कैल्पुर्निया, डेस्डेमोना, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी नाम नहीं था। ठीक है, कॉर्डेलिया वॉज द डॉटर ऑफ किंग लियर। कॉर्डेलिया जो है ये किंग लियर की डॉटर थी। ठीक है, जो किंग लियर प्ले है। अगेंस्ट कैल्पुर्निया जो है ही वॉज द इट वॉज द वाइफ ऑफ कैसर। कैल्पुर्निया किसकी वाइफ थी? कैसर की वाइफ थी। वेयर इज डेस्डेमोना जो है वॉज द वाइफ ऑफ ऑथिलो। ऑथिलो का वाइफ का नाम क्या था? डेस्डेमोना। ओके, सो ये कैरेक्टर्स आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कैरेक्टर्स लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कॉर्डेलिया किसकी डॉटर है? किंग लियर की। अगेन कैल्पुर्निया किसकी वाइफ है? कैसर की। एंड डेस्डेमोना किसकी वाइफ है? ऑथिलो की। ठीक है, तो इसमें से मैकबेथ की वाइफ का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट सूट इन दिस लिटिल हैंड। तो इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच आ रहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड? एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, साइनिक डॉग। द राइट आंसर इज हाइपरबोल। ये जो सेंटेंस है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इसमें हाइपरबोल होगा बिकॉज हाइपरबोल में क्या होता है? स्टेटमेंट इज मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इसमें जब हम ज़्यादा कुछ दिखाने लगते हैं ना, ज़्यादा कुछ दर्शाते हैं, तो दैट इज हाइपरबोल। इसमें बोल रहा है कि अगर अपनी सारी परफ्यूम्स को भी मिला लेंगे तो भी अपने इस छोटे से हाथ को मीठा मीन्स स्वीटेन नहीं बना सकते, तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं ना। तो ऐसे टाइप के फॉर्म्स जब भी सेंटेंस रहेंगे तो आप डायरेक्टली हाइपरबोल को टिक कर देना। ओके, नेक्स्ट, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? एंड द ऑप्शंस आर फिलिप सिडनी, थॉमस वाइट, शेक्सपियर, मिल्टन। राइट आंसर इज सर थॉमस वाइट। सर वाइट इंट्रोड्यूस सोनेट टू इंग्लैंड। ठीक है, ये सोनेट टू इंग्लैंड किसने इंट्रोड्यूस किया था? वाइट जी ने
द वर्ड सोनेट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोनेटो मीनिंग इज साउंड। ओके, सोनेट आपका ग्रीक वर्ड सोनेटो से आया है एंड इसका मीनिंग क्या है, साउंड। ओके, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, सर वाइट जी ने। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, octave of 8 lines and sestet of 6 lines through a pause और किजरा आफ्टर द 8th line। ओके, सो इस सोनेट को 2 parts में ये किया गया है, octave of 8 lines प्लस sestet of 6 lines। ओके, तो ये हो गया हमारे वाइट जी का दिया गया सोनेट। ठीक है, वाइट ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था सोनेट एंड ये हमारे सोनेट का पार्ट है। इट इज ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स। ठीक है, जिसे पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। ठीक है, या फिर इटालियन सोनेट कहते हैं। 2 टाइप्स के सोनेट है, एक शेक्सपियरियन सोनेट है, एक है इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट पे क्या है, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ओके, एंड शेक्सपियर सोनेट पे क्या है, 3 क्वार्टर्स है एंड 1 कपलेट है। ठीक है, और इस तरह से हमारा शेक्सपियर जी का बना हुआ है। तो इस तरह सोनेट के बारे में मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर व्हेन वेयर हिज मास्टरपीसेस वेर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो कौन सा हमारा थिएटर कंपनी है जो कि शेक्सपियर ने ओन किया था, वेयर जहाँ पे उनका मास्टरपीसेस जितना भी उन्होंने लिखी थी उन सबको वहाँ परफॉर्म किया गया था। वुडन ओ, ग्लोब, रोज, कर्टेन। राइट आंसर इज ग्लोब। ग्लोब थिएटर आपको पता है जो कि ओन किया गया था शेक्सपियर जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपने प्लेस को दर्शाया था। ही ओन द ग्लोब थिएटर विच वॉज बर्न ड्यूरिंग हेनरी 8 in 1613 एंड आपको पता होगा कि जल भी गया था। कब जला था, 1613 में जला था। ओके, जब हेनरी 8 का परफॉर्मेंस चल रहा था। ओके, नेक्स्ट, टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, हु रोट दिस लाइन्स। टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। Options are P.B. Shelley, William Blake, Alfred Tennyson, Robert Browning. The right answer is Tennyson. This line is taken from the poem Ulysses, composed by Tennyson. Tennyson जी का लिखा हुआ Ulysses जो है, इसमें से लाइन लिया गया है, to follow knowledge like a sinking star. Okay, sinking star वर्ड आप याद रखिएगा, जो कि टेनिसन ने दी है, किस में दी है, Ulysses में दी है। ठीक है, through this poem he has tried his best to present the doubts and adverse situations existed in the Victorian society. Oh God. So उन्होंने उन्होंने क्या किया है, डाउट्स जितने भी प्रॉब्लम्स उन सबको दर्शाने की कोशिश की है जो कि उस समय विक्टोरियन सोसाइटी में चल रहा था, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ओके, जो कि ओ गॉड में दिया उन्होंने। ओके, नेक्स्ट, हाउ वेरी स्टेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज अटर्स दिस वर्ड्स। तो शेक्सपियर जी कौन से ट्रेजिक हीरो ने सेंटेंस कही है, हाउ वेरी स्टेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हैमलेट और मैकबेथ, ओथिलो, किंग लियर। तो शेक्सपियर जी का जो हैमलेट है, इस प्ले में हैमलेट खुद अपनी लाइफ से बहुत तंग आकर सुसाइड करना चाहता था, तब उसने सेंटेंस कही थी, हाउ वेरी स्टेल एक्चुअली स्टेट नॉट स्टेट स्टेल एंड फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। सो वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें उनको सब अब यूजलेस फील हो रही है। सो ये किसने कही थी बातें, हैमलेट ने कही थी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे डील्स विथ हिज एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर, लव एंड वार। हेमिंगवे जी का जो नॉवेल है इसमें किसमें उन्होंने लव एंड वार को एकदम डिसअपॉइंट मीन्स निराशी तरीके से उन्होंने दर्शाया है। ए फेबल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, द सन ऑल्सो राइजेस। हेमिंगवे जी का कौन सा नॉवल है जो लव एंड वार को लेकर डिस्कस किया था? तो एंड राइट आंसर विल बी ए फेबल टू आर्म्स। इसमें उन्होंने अपनी प्यार की अनसक्सेसफुल स्टोरी उन्होंने दर्शाई है, साथ ही उन्होंने वार के बारे में दिखाया है। ठीक है, तो आंसर विल बी ए फेबल टू आर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ईच पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम रिफर्स टू, बाइजेंटियम क्या है, कैन कॉन्स्टेंटिनोपल है कि हिमालयाज है कि एथेंस है कि जेरूसलेम है? इसमें बाइजेंटाइन क्या है? एंड आंसर इज कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्हें अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज 1983 में। ओके, टेनिसन्स पोइट्री रिप्रेजेंट्स, टेनिसन जी की जो पोइट्री है क्या रिप्रेजेंट करती है? विक्टोरियन स्प्रूडेरी, विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लॉस ऑफ फेथ, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, विक्टोरियन पेसिमिज्म। द राइट आंसर इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। टेनिसन जी ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था, इसीलिए उनकी जो पोइट्री है टोटली कॉम्प्रोमाइज़ को दर्शाती है।
ओके, बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू के बीच में जो जितनी भी हमारी राइटिंग्स चल रही थी प्रोसेस लिखने की, इसकी वजह से उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था। ठीक है, टेनिसन वॉज द विक्टोरियन पोएट। आप सबको पता है टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट है। ठीक है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। उन्हें क्या कहा जाता है? विक्टोरियन पोइट्री का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ठीक है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज वॉज द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ओके, बिटवीन मोरलिटी एंड सेक्सुअलिटी, बिटवीन डाउट एंड फेथ। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज वाला फैक्टर राइट होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द फ्रेज पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ जो किसने कही थी? टी.एस. इलियट, एफ.आर. ल्यूकस, एफ.आर. लेविन, मैथ्यू अर्नल्ड। द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नल्ड। अर्नल्ड जी ने कही थी कि पोइट्री क्या है? एक लाइफ का क्रिटिसिज्म है। आप इसको इजीली याद कैसे कर सकते हैं? क्रिटिसिज्म वर्ड जो है कौन क्रिटिसाइज कौन करता है? अर्नल्ड जी करते हैं। सो इस डेफिनेशन भी इन्हीं का ही होगा। इस तरह से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्रू दिस लाइन Arnold says that poetry is the mirror of society. Poetry क्या है? एक सोसाइटी का मिरर है, which shows and everything happening in the society. ठीक है, नेक्स्ट, फिलिप प्रिप is a character in Charles Dickens novel. फिलिप प्रिप मीन्स इसको PIP भी कहते हैं। ठीक है, फिलिप प्रिप ये चार्ल्स डिकेंस जी का कौन से नावल में कैरेक्टर है? ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड। एंड राइट आंसर इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में पीप बोल के कैरेक्टर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? फिलिप प्रिप। ओके, चार्ल्स डिकेंस रोट ऑन द सफरिंग्स एंड मिजरीज ऑफ पीपल। चार्ल्स डिकेंस जी ने अपनी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स सफ़र की थी, फेस की थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी राइटिंग्स में टोटली वो सारे मीन्स दर्द को दर्शाया है। ठीक है, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, इसलिए उन्हें सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाता है। एंड यूज दिस पेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। एवरी कैरेक्टर इन हिज नॉवल रिप्रेजेंट्स हिज पर्सनैलिटी। सो उनकी जितनी भी राइटिंग्स है सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हुए बहुत हेल्प किया है। ठीक है, मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी मीन्स सोसाइटी की और उच्च स्थान, सोसाइटी को अच्छे चेंजेस लाने में डिकेंस जी ने हेल्प की है अपने थ्रू हिज राइटिंग्स। ओके, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन उनका जो वर्क है उसमें पीप बोल के कैरेक्टर था। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द पोएम द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। ट्रियम्फ ऑफ लाइफ किसने लिखी है? कीट्स, टेनिसन, शेली, वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज शेली। शेली जी ने लिखी है द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। पी.बी. शेली वॉज बॉर्न ऑन 4 August 1972, Phil Palace near Horsham. He had sharp mind and strong likes and dislikes. Due to his writings and the necessity of atheism, he was expelled from the university. So उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो पब्लिश की थी द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ओके, इसकी वजह से उन्हें क्या किया गया था? यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1972 में। ओके, एंड ये ट्रियम्फ ऑफ लाइफ किसने लिखी है? पी.बी. शेली जी ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट, क्रॉनिकल प्लेज वेर वेरी पॉपुलर इन। क्रॉनिकल प्लेज कौन सी सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुए? 9th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। राइट आंसर इज 16th सेंचुरी। क्रॉनिकल प्लेज वेर बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल इवेंट्स इन इंग्लिश क्रॉनिकल्स written by Raphael Holinshed and others. They became very popular in 16th century. 16th century में क्रॉनिकल प्लेज बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, लिरिकल बैलेंस वर्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश हुआ था? 1797, 1798, 1799, 1796। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज 1798। 98 में पब्लिश हुआ था वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिरिकल बैलेंस। ओके, इट कैन बी थॉट ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पीरियड। इट वॉज पब्लिश इन 1798 और इसके बाद ही रोमांटिक पीरियड का स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, ए लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडीमेन इज रिटन बाय। एंडीमेन किसने लिखी है? शेक्सपियर, ब्राउनिंग, कीट्स, शेली। एंड राइट आंसर इज राइट आंसर इज कीट्स। जॉन कीट्स से लिखी थी एंडीमेन 1818 में। ओके, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एंडीमेन। जॉन कीट्स वाज बॉर्न एट फिन्सबरी लंदन इन 1795। 1795 में उनका जन्म हुआ था एंड 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1821 में। हिज वर्क वाज एंडीमेन वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय ब्लैकवुड मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू। तो ये जो इनका एंडीमेन है इसे बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। कौन से जर्नल से? ब्लैकवुड मैगजीन से और क्वार्टरली रिव्यू से। ठीक है, एंड ये हमारा जो वर्क है इनका एंडीमेन 1818 में पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग जी किसके लिए फेमस है? नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, प्लेज। एंड राइट आंसर इज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट,
टी.एस. इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए, उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था? रोमांटिसिस्ट, पोएटिक, ड्रामेटिस्ट, पेंटर, कैथोलिक। टी.एस. इलियट जी ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था? राइट आंसर इज कैथोलिक। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो कैथोलिक बन गए थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने आप को कैथोलिक माना था, बाद में डिक्लेयर किया था। ही वॉज ए नेटिव ऑफ यूएसए, आप सबको पता है वो यूएसए के हैं, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, ओके। तो उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था? दैट एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन में है, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर है और रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन याद रखिएगा कि किसने कंसिडर किया था, अपने आप को किसने डिक्लेयर किया था? तो टी.एस. इलियट ने, ओके। नेक्स्ट, हु सेड पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूजेस ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। पोएट्री जो है एक इमोशन से बचने का एक रास्ता है, ये कि ऐसा किसका मानना है? शेक्सपियर, क्रीड्स, इलियट, अर्नल्ड। राइट आंसर इज इलियट। इलियट जी का मानना है कि पोएट्री क्या है? एक escape from emotion है, it's not a turning loose of emotion, okay. T.S. Eliot's theory of impersonal poetry is reflected through this line. So ये लाइन किस में दिया गया है? उनका थ्योरी जो है इम्पर्सनल पोएट्री, इसमें दिया गया है। He criticized Wordsworth's theory of spontaneous overflow of powerful feelings. वर्ड्सवर्थ जी ने जो कही है ना कि पोएट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है ना, तो इसी को क्रिटिसाइज किया है इलियट जी ने और कहा है कि ये एक इमोशन से बचने का एक रास्ता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे पहले किसने यूज़ किया था? विलियम हार्वे, विलियम जेम्स, विलियम जॉन्स, विलियम पोर्टर। द राइट आंसर इज विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने फर्स्ट ये वर्ड यूज़ किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। जेम्स यूज द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 and he used his phrase to describe the smooth flow of perceptions and feelings. Since then, it has been adopted to elaborate a narrative method in fictions. Next, in which poem does Tennyson commemorate his friend Arthur Hallam? Tennyson ने अपने कौन से पोएम में आर्थर हल्लम जी को दर्शाया है? ठीक है, दैट मीन्स एलिजी लिखी हुई है। द प्रिंसेस इनोकार्डेंट, इन मेमोरियम, उलिसेस। आप सबको पता है इन मेमोरियम क्या है? टेनिसन जी का एलेजी है जिसमें उन्होंने आर्थर हल्लम जी को दर्शाया है ना। तो आंसर विल बी इन मेमोरियम, ओके। टेनिसन laments on the death of his friend Arthur Hallam in memoriam is a personal elegy, pastoral elegy in which the poet expresses his sorrows on the death of his relative. तो उन्होंने हल्लम जी को दर्शाया है किसमें? इन मेमोरियम, ओके। उनके डेथ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गम प्रकाशित किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर के बारे में वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में दिखाया है? द डैफोडिल्स, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, एन इवनिंग वर्क, द एक्सकर्शन। द राइट आंसर इज लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे जो उनका वर्क है ये एक नेचर को लेकर लिखी गई पोएम है, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड ए ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। आप सबको पता है ये बहुत ही अच्छी पोएट है कहाँ के? नेचर को लेकर, ठीक है। ही पब्लिश लिरिकल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ कॉलेरिज इन 1798, ओके। एंड इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब 3 मूड्स ऑफ नेचर। उन्होंने टिंटन एबे जो है हमारा लिरिकल बैलेंस में पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड इसमें उन्होंने 3 मूड, नेचर के 3 मूड को दर्शाया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो कौन सा इसमें से ऐसे नहीं है? नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, गोइंग ऑन ए जर्नी, पुअर रिलेशन। राइट आंसर इज गोइंग ऑन ए जर्नी। गोइंग ऑन ए जर्नी जो है चार्ल्स लैम्ब जी का नहीं है, ओके। बट नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, नेक्स्ट पुअर रिलेशन, ये तीनों के तीनों लैम्ब जी का लिखा हुआ ऐसे है, ठीक है। और चार्ल्स लैम्ब जी फेमस एसेज थे, ठीक है, ऑफ रोमांटिक एज। ही रोड ऑटोबायोग्राफिकल एसेज, दैट इज एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ओके। these all are the works of Charles Lamb. Next, this was our today's last question हमारे आज की वीडियो का। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा और वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पीजीटी एग्जाम, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और मैं आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।